हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम विद एसएसपी में। लास्ट क्लास में हमने एस.टी. कॉलरिज जो कि रोमांटिक पोइट थे, रोमांटिक एज के पोइट थे और वो फिफ्थ रोमांटिक एज के पोइट थे जिनके बारे में हमने स्टडी की थी DSSS जो कि आपका सिलेबस है उसके माध्यम से। तो आज हम इसी टॉपिक में आगे बढ़ रहे हैं जो कि 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के ऑथर में शामिल एक पोइट हैं, एक कवि हैं जिनके ऊपर आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये इस वे में सेकंड लास्ट पोइट हैं और बाकी इससे पहले जो भी पोइट्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। देखिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट ही लिव्ड एज 94 ईयर्स। 94 ईयर्स तक वो जिंदा रहे थे क्योंकि ही वॉज बॉर्न इन 1856 एंड डाइड इन 1950. As I told you that he was a 19th century poet. So let's discuss about life, causes, work and honors. If we're talking about life, he was a critic, playwright, dramatist and political activist. देखिए वो एक क्रिटिक थे, प्लेराइट थे। प्लेराइट यानी जो प्ले को लिखते हैं। ड्रामेटिस्ट एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे उस समय के, ठीक है। ही वॉज क्रिमेटेड इन गोल्डर्स ग्रीन क्रीमिटोरियम इन लंदन। देखिए गोल्डन्स ग्रीन क्रीमिटोरियम जो था वो लंदन में एक क्रिमिनेशन का प्लेस था, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोगों को दफनाया जाता था और ये बहुत ही पुराना प्लेस था। नेक्स्ट आते हैं कॉजेज। ही रोट 2 कलेक्शंस ऑफ बुक्स फ्रॉम 1892 टू 1898। 1892 से 1898 के बीच में उन्होंने 2 बुक्स के कलेक्शंस लिखे। फर्स्ट बुक का जो नाम था, मतलब फर्स्ट बुक का जो कलेक्शन का नाम था उसका नाम था प्लेज अनप्लीजेंट। इट मीन्स आप इसको इस तरह समझिए कि इन्होंने एक बुक लिखी प्लेज अनप्लीजेंट और उसके अंदर 3 स्टोरीज डाल दी। होप सो आपको क्लियर होगा। तो हैड 3 स्टोरीज वाइल सेकंड वाज प्लेज प्लीजेंट, कि अब जो सेकंड था वो प्लेज प्लीजेंट था, मतलब उनकी नज़र में ये ऐसा प्ले था जो कि उनको बहुत अच्छा लगता था, खुशी देता था, इसलिए इन्होंने इसका नाम ये रखा था। और इसमें आपको 4 स्टोरीज दिख जाएंगी विच वर बेस्ड ऑन सोशल क्रिटिक, जो कि सोशल क्रिटिक पे बेस्ड था। 1903 में उन्होंने लिखा था मैन एंड सुपरमैन। 1903 में उन्होंने लिखा था मैन एंड सुपरमैन, वेयर अ वुमेन मैनिपुलेट अ मैन हु इज सोशल रेवोल्यूशनरी। तो सोशल रेवोल्यूशनरी था वो, उस पर उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था मैन एंड सुपरमैन। होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आते हैं वर्क। 1895 में उन्होंने एक यूएस मैगजीन को ज्वाइन किया एज अ क्रिटिक और यूएस मैगजीन का नाम था सैटरडे रिव्यू। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन आ सकते हैं ये एग्जाम में कि उन्होंने कब ज्वाइन किया था, शॉ ने किसे ज्वाइन किया था और किस बिहाफ पे ज्वाइन किया था, तो किस पोस्ट पे ज्वाइन किया था, तो आपको पता होना चाहिए कब किया था। 1895 किस बिहाफ पे किया था, एज अ क्रिटिक, थिएटर क्रिटिक किया था। इन 1906 ही रोट डॉक्टर कंफ्यूजन। उन्होंने 1906 में डॉक्टर कंफ्यूजन लिखा। दैट वाज अ पजल प्ले एंड कंफ्लिक्ट इज अबाउट द डिमांड ऑफ प्राइवेट मेडिसिन एज अ बिजनेस एज एंड अ ट्रेड। ये उनके एक कंफ्लिक्ट यानी कि आप कह सकते हैं एक आर्ग्यूमेंट में बेस्ड था कि इतना ज़्यादा इलीगल वे में इसका ट्रांसपोर्ट क्यों हो रहा है, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये था, ये बताया गया था। तो होप्स होगी आपको समझ में आ रहा होगा। टॉपिक पे आते हैं ऑनर्स के बारे में। ही गॉट नोबेल प्राइज इन 1925। उन्हें 1925 में नोबेल प्राइज मिला था। मैं आपको जीवी शॉ के बारे में एक बात बता देना चाहता हूं कि ये पहले ऐसे राइटर थे जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला और ऑस्कर भी मिला। ही गॉट इवन ऑस्कर इन हिज लाइफ। अब आप ये सोचिए कि एक राइटर को ऑस्कर कैसे मिल सकता है। तो वो ऐसे मिल सकता है कि उन्होंने एक अपना प्ले लिखा था जिसका नाम टाइटल था पिग्मेलियन। तो पिग्मेलियन के ऊपर एक पूरी पूरी मूवी बन गई। वो मूवी इतनी हिट हुई कि उन्हें ऑस्कर मिल गया। तो होप्स हो कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, ही अवॉर्डेड बाय ऑस्कर फॉर द मूवी इंस्पायर्ड बाय पिग्मेलियन, जो कि 1912 में लिखा गया था। 1912 में उन्होंने पिग्मेलियन लिखा था और वो उससे इतना ज़्यादा इंस्पायर हुए कि उन्होंने उस पर, मतलब उनको एक नॉवल, मतलब ऑस्कर मिल गया था। दैट वॉज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट। अब इसकी प्रॉब्लम क्या थी, मतलब इसकी एक्चुअल में स्टोरी क्या है। देखिए, इसकी जो भी स्टोरी है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है पीडीएफ में आपको उस मूवी के ट्रेलर का लिंक मिल जाएगा। तो उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वो दिख जाएगा। तो होप सो कि आप समझ रहे होंगे कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि इसके ऊपर मूवी बन चुकी है, वो मूवी इतनी ज़्यादा हिट हुई कि उनको ऑस्कर मिल गया।
जो राइटर थे। तो आप इस बात का अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दैट्स वाई आई हैव पुट द PDF in description. You can see there the link of movie's trailer. So basically it was the story of a person who bet another person that there was a flower girl, यानी कि एक लड़की होती है जो फूल बेचती है लेकिन उसको बोलने में प्रॉब्लम होती है, तो वो इस बात पे शर्त लगाते हैं कि मैं इस लड़की को 6 महीने के अंदर डचेस सिखा दूंगा। तो ये बेसिकली स्टोरी है। अब ये किस तरीके से फिल्म में आपको दिखाया गया है वो उसके लिए आप ट्रेलर भी देख सकते हैं, उसमें समझ सकते हैं आप। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इन 1912 ही रोट एंड्रोकोलस एंड लॉइन। देखिए एंड्रोकोलस एंड लॉइन, अगर आप टीचर हैं या फिर आप पार्ट टाइम भी टीचिंग करते हैं तो एंड्रोकोलस एंड लॉइन के बारे में आपने स्टोरी सुनी होगी कि एक गुलाम होता है जिसे राजा उसे निकाल देता है, अपने राज दरबार से निकाल देता है, महल से, और उसको जंगल में फिर भागना पड़ता है। वहाँ पे उसे एक शेर मिलता है। शेर जो मिलता है दहाड़ मार रहा होता है, लेकिन एक्चुअल में वो शेर दर्द के कारण छटपटा रहा होता है क्योंकि उसके पैर में एक कांटा चुभा होता है। वो उस कांटे को निकाल देता है, फिर शेर जो काफ़ी रिलीफ महसूस करता है और फिर वो चला जाता है। इतने में जो राजा के जो सैनिक होते हैं उसको एंड्रोकोलस को ढूंढ लेते हैं, वो उसे महल में ले आते हैं। राजा कहता है भाई इसके भूखे शेर के आगे डाल दिया जाए, और उसे भूखे शेर के आगे डाल दिया जाता है। वो शेर कोई और नहीं होता, ये वही शेर होता है जिसके पैर से कांटा निकाला गया था। ओके, दैट वाज ए स्टोरी ऑफ अ स्लेव हु वाज थ्रोन टू फॉरेस्ट बाय हिज ऑनर वेयर ही मीट अ लॉइन। ठीक है, तो ये एक ऐसी स्टोरी है जहां पर एक गुलाम को फॉरेस्ट में मतलब महल से निकाल दिया जाता है और वो फॉरेस्ट की तरफ भागने लगता है। वहां पे उसे शेर दिखता है और आगे की स्टोरी में आपको बता चुका हूं। चलिए, होप्स होगी आपको क्लियर होगा। ये रिवाइज करते हैं। लाइफ के बारे में अगर पढ़ते हैं तो ही वॉज अ क्रिटिक, प्ले राइट, ड्रामेटिस्ट एंड पॉलिटिशियंस भी थे, वो पॉलिटिकल एक्टिविटिस्ट भी थे। ही वॉज क्रिमेटेड इन गोल्डर्स ग्रीन क्रिमिटोरियम। गोल्डर्स ग्रीन क्रिमिटोरियम में उनको क्रिमिनेशन किया गया था, उनका बरिड किया गया था, दफनाया गया था। ही रोट 2 कलेक्शंस ऑफ बुक्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी हम लाइफ डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में वर्क डिस्कस करेंगे। तो उस वर्क में हम ज़्यादातर जो भी इनके प्ले लेंगे, इनके जो भी वर्क लेंगे वो इस टाइप के वर्क लेंगे जो कि इससे इंस्पायर्ड होंगे। प्लेज अनप्लीजेंट एंड प्लेज प्लीजेंट से इंस्पायर्ड होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 1903 ही रोट मैन एंड सुपरमैन। 1903 में उन्होंने मैन सुपरमैन लिखा। इन 1895 ही ज्वाइंट सैटरडे रिव्यू। ये क्वेश्चन आता है आपका, मैं बार बार बोल रहा हूं कि सैटरडे रिव्यू उन्होंने ज्वाइन किया एज अ थिएटर क्रिटिक। इन 1906 ही रोट द डॉक्टर कंफ्यूजन, जो कि इस बात पे बेस्ड था कि हम मेडिसिन को इलीगल सप्लाई क्यों करते हैं। नेक्स्ट है आपका ही गॉट नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज मिला था उन्हें 1925 में। किस लिए मिला था? उन्होंने जो अच्छी चीजें लिखी थी इसलिए, और साथ में उनको आगे चल के ऑस्कर भी मिला था। वो उनकी मूवी से इंस्पायर्ड होकर एक और मतलब उनके नॉवल से इंस्पायर्ड होकर एक मूवी बनी थी, उसके लिए उनको ऑस्कर मिला था। तो होप्स हो कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। इस PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपको किसी भी तरह की कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने इसलिए हमने इसके बहुत मेन पॉइंट्स निकाले हैं। ऐसा नहीं है कि इनके बारे में बस इतना ही, इनके बारे में बहुत कुछ है, लेकिन हमने सिर्फ मेन पॉइंट्स निकाले हैं। तो आपको किसी भी पॉइंट में या किसी भी टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और कोई ना कोई ऐसा काम जरूर कीजिए जिससे सोसाइटी में एक पॉजिटिव मैसेज जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।